हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब देखो, हम लोगों ने अब तक जो भी पढ़ लिया, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। याद करो, इससे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे थे, इन्वेस्टमेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में हमने देखा था कि जब हम नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। तो उसको कैसे निकालते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या लेस कर लेते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने बहुत एक छोटी सी बात की थी। आज हम अच्छे से समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसका मीनिंग क्या और इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्या लिख रहा है डेफिनेशन में? डेप्रिसिएशन इज़ द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। क्या मतलब हुआ भाई? जो फिक्स्ड असेट्स की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू जब लॉस हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 लाख रुपीज़ थे और आज जो है आपके जो उस असेट्स की वैल्यू कितनी रह गई? 3 लाख रुपीज़ रह गई। इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू उसने क्या कर दी? लॉस कर दी। और जब 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू उसने लॉस की तो वही आपके लिए क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। ओके, और मैं यानी कि एक दूसरी डेफिनेशन क्या ले सकते हैं? इट रेफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच इज़ कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। भाई आपको पता है फिक्स्ड असेट्स क्या होती है? जब प्रोडक्शन करती है किसी अदर गुड्स का, तो जब प्रोडक्शन होगा उसमें वो यूज़ होती है, तो उससे क्या होती है? उसके अंदर टूट फूट हो सकती है, यानी कि वियर एंड टीयर हो सकता है, या कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए। डैमेज होने की वजह से क्या हो सकता है? उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ सकती है, या कोई और अदर रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, और जब कमी आएगी तो वही तो आपके लिए क्या कहलाएगी? डेप्रिसिएशन कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए कॉजेज़ में क्या है? नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मली क्या हो गया? कोई नॉर्मली वियर एंड टीयर का मतलब हो गया नॉर्मली कोई टूट फूट हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वैल्यू लॉस कर रही है वो क्या हो गया आपके लिए? डेप्रिसिएशन हो गया। और दूसरा रीज़न क्या होता है? एक्सीडेंटल डैमेज। मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन करते करते कोई अचानक से मशीन ख़राब हो गई, अचानक से कोई ब्लास्ट हो गया, या कोई चीज़ हो गई, कोई ऐसा डैमेज हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ? आपकी मशीन क्या हो गई? अब पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। ठीक है, तो वो जो वैल्यू का जो लॉस होता है उसको भी क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। तीसरी बात होती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। ये तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो। फर्स्ट था नॉर्मल वियर एंड टीयर, सेकंड एक्सीडेंटल डैमेज, थर्ड वन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस क्या होता है उसे समझते हैं। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस क्या होता है। इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। ठीक है, क्या मतलब हुआ? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस का मतलब ऐसा रीज़न जो हमें पता था, एक्सपेक्ट कर चुके थे। देखो 2 टर्म यहाँ पर आते हैं, एक आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस और दूसरा आता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड का मतलब क्या? जो हमें पहले से पता था, और उसकी वजह से, उस रीज़न की वजह से, जो हमें रीज़न पहले से पता था उसकी वजह से हमारी किसी भी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में अगर कमी आ रही है तो वो जो कहलाती है वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, और वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस क्या क्या हो सकते हैं? मतलब वो ऐसे रीज़न जो हमें पहले से पता थे। चेंज इन टेक्नोलॉजी, आपको पता है आए दिन क्या होता है? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो जो मशीन आज न्यूली कोई आएगी तो पुरानी वाली मशीन क्या हो जाएंगी? आपके लिए बेकार हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई मशीन थी बिस्किट्स बनाने की जो एक बार में 100 बिस्किट्स बनाती थी। ठीक है, अब न्यूली कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आई और उस अच्छी टेक्नोलॉजी से क्या हुआ? आपने एक ऐसी मशीन बनाई जो अब क्या है? 1000 क्या करती है? 1000 बिस्किट्स एक ही बार में बना देती है। तो इसका मतलब अब इसकी डिमांड होगी इस 1000 वाली मशीन की, 100 वाली मशीन की डिमांड नहीं होगी। जब डिमांड नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा? उसका प्राइस में क्या आएगी?
कमी आएगी। और उसके प्राइस में जो अब जो कमी आएगी, क्यों? क्योंकि इसके खरीदार आपको नहीं मिलेंगे, इसके खरीदार आपको मिलेंगे। तो इसको खरीदने वाले नहीं मिलेंगे, तो ये भी क्या कहलाता है? उसके लिए डेप्रिसिएशन का एक रीज़न कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, पहला समझ में आ गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी, दूसरा चेंज इन डिमांड। भाई जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएगा तो डिमांड में भी क्या आएगा? चेंजेस आने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, लेकिन हमारी डिमांड क्या होती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, लाइक जैसे अगर कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि पहले हम क्लॉथ कुछ अलग टाइप के पहनते थे, आज भी वही क्लॉथ पहनते हैं। लाइक पैंट्स ले लो, कोई भी पैंट आप पहन रहे हो, वो पहले किसी अलग टाइप की पहनते थे, लेकिन आज जो है पैंट कुछ अलग टाइप की पहन रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? यही हो गया चेंज इन डिमांड। और जैसे ही डिमांड चेंज होती है, वैसे ही क्या होती है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड अब नहीं रही, उसके प्राइस क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ फिक्स असेट्स की वैल्यू में कमी आना। फिक्स असेट्स की वैल्यू में कमी क्यों आ रही है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन के प्रोसेस में उसको यूज़ कर रहे हो, उसकी हेल्प से आप किसी दूसरी वस्तु को बना रहे हो। कॉजेज़ क्या क्या थे डेप्रिसिएशन के? तो हमने देखा नॉर्मली वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। मतलब ऐसा रीज़न जो हमें पहले से एक्सपेक्ट था, और ऐसे एक्सपेक्ट वाले रीज़न कौन कौन से होते हैं? चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। ये हमें पहले से पता होता कि आगे आने वाले टाइम पर टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी और हमारी डिमांड में भी क्या होगी? चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट वन आता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ये क्या होता है? इट अकर्स ओइंग टू नेचुरल कैलेमिटीज़। अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, और उसकी वजह से क्या हो गया? कोई भी डैमेज हो गया हमारी मशीन का, उसकी वजह से क्या हुआ? किसी भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस की वजह से हमारी असेट्स की वैल्यू में कमी आ गई, तो वो डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता है। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़, ये किसी को नहीं पता होता है कब होने वाली है, और जब नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है तो उससे क्या होता है? आपको पता है, सामान सारा ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, सब बर्बाद हो जाता है सारी चीज़ें। तो उससे क्या होता है? उसकी वजह से जो वैल्यू में कमी आती है, ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का एक रीज़न बनता है, नेचुरल कैलेमिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन हुआ, और उस इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से क्या हुआ? आपकी असेट्स की वैल्यू में कमी आ गई, तो ये भी डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, देखो डेप्रिसिएशन का पार्ट वही होगा जो रीज़न कैसा होगा? मैन मेड होगा। मतलब जो, या मैन मेड की जगह हम लिख सकते हैं ह्यूमन मेड। ठीक है, ऐसे रीज़न जो ह्यूमन मेड है वही डेप्रिसिएशन का पार्ट होते हैं। जो रीज़न जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, वो क्या होते हैं? आपकी डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होती। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इकोनॉमिक रिसेशन जो होता है वो तो मैन मेड ही होता है। ठीक है, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं होता है, वो कुछ गलतियों के कारण भले ही हो गया हो, लेकिन उसको डायरेक्टली कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। इसीलिए इकोनॉमिक रिसेशन जो होता है वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का पार्ट नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड। मतलब हमें नहीं पता, लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। तो भाई देखो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस क्या होता है? हमने अभी पढ़ा कि इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड, राइट सर। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस क्या होता है कि इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ और इकोनॉमिक रिसेशन। भाई इस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस के 2 रीज़न होते हैं, और साथ ही साथ में एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस के क्या होते हैं? 2 रीज़न होते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये किसका पार्ट होता है? डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है। मैंने खुद बताया कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस जो होता है वो पार्ट होता है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट पॉइंट्स टू अ कैपिटल लॉस। ये जो आपके लिए होता है ना, ये कैपिटल लॉस होता है, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता, ये तो आपके लिए लॉस हो गया। ठीक है, और जब लॉस हो गया तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके लिए आपको क्या कराना पड़ता है? इंश्योरेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस इज मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड।
भाई एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस में आपको क्या हो रहा है, आपकी असेट्स की वैल्यू में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। आपकी असेट्स की वैल्यू में कमी आई, यानी कि अब आपको पैसा कम मिलेगा। आपको पैसा कम मिलेगा तो आप इस लॉस को कैसे मैनेज करोगे, इसके लिए हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। बात समझ में आ गया, क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स्ड असेट्स। आपको कोई भी कैपिटल लॉस ना हो, इसके लिए आप क्या कराते हो, इंश्योरेंस कराते हो। ठीक है, अब इंश्योरेंस के बारे में आप जानते होंगे, कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने घर का, अपने मकान का, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो कैपिटल लॉस होता है उसको मैनेज हम कैसे करते हैं, कि वो जो लॉस है उसकी हम भरपाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कराते हैं इंश्योरेंस। अब देखो, हमने यहाँ देखा कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस जो होता है उसको मैनेज करने के लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का मतलब, इसे थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने नोट लिखा था, जो मैंने कहा था हम बाद में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रेफर्स टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू, पुरानी मशीन की वैल्यू में कमी आई, उसकी जगह पर क्या हुआ, वो पुरानी मशीन ख़राब हुई और उसकी जगह पर नई मशीन लेकर आए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई आपकी मशीन थी 4 लाख रुपए की, ठीक है, और आपको पता है ये ऑन एन एवरेज इसका जो लाइफ टाइम है वो कितना है, मान लीजिए 10 साल है। तो ये इसकी टोटल कॉस्ट थी, ठीक है, और ये क्या थी, इसकी लाइफ थी। तो मान लीजिए 10, तो इससे अगर डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 40,000। 40,000 क्या आ गए पर ईयर। इसका मतलब भाई ये 10 साल में ये 4 लाख वाली मशीन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जब ये मशीन ख़त्म होगी तो इसकी जगह आपको क्या लेकर आना पड़ेगा, एक नई मशीन लेकर आनी पड़ेगी। अब एक नई मशीन आप लेकर आओगे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ंड बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये फंड क्या होता है, फंड का मतलब होता है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा फंड क्या होते हैं, फंड और रिजर्व दो चीज़ें होती हैं। तो फंड का मतलब क्या होता है कि आप फंड में क्या करते हो, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो लेमैन टर्म में कि हम पैसे को जोड़ रहे हैं। ठीक है, कोई नई चीज़ खरीदनी है उसके लिए हम पैसों को जोड़ रहे हैं। तो आप क्या करते हो, कंपनी क्या करती है कि 40,000 रुपये हर साल डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के नाम से इसमें पैसे डालती रहती है। क्यों, क्योंकि जब 10 साल पूरे होंगे तो ये मशीन तो आपकी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और जब ये मशीन ख़राब हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी मशीन खरीदनी पड़ेगी। दूसरी मशीन खरीदोगे तो अचानक से आपको क्या करना पड़ेगा, 4 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आपको अचानक से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आप क्या करते हो, पहले से एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाकर रखते हो और इसमें क्या करते हो, पैसे जोड़ते रहते हो। और जैसे ही आपके लाइफ टाइम ख़त्म होती है आप क्या करते हो, पैसे यहाँ से निकालते हो और एक नई मशीन को क्या करते हो, खरीद लेते हो। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंस होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। देखो ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो होता है इसी को डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, और ये क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है। तो अभी हमने देखा कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन होता है, उसका एक रीज़न होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, और कैपिटल लॉस जो होता है इसका जो रीज़न होता है वो किसकी वजह से होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है थोड़ा उसे भी देख लेते हैं कि इट रेफर्स टू अ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स वाइल दीज आर बीइंग कॉन्टिन्यूसली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मैंने क्या कहा, डेप्रिसिएशन कब बनता है, जब आप किसी भी फिक्स्ड असेट्स को यूज़ कर रहे होते हो प्रोडक्शन की प्रोसेस में, तब होता है। इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स वाइल दीज आर नॉट इन यूज। जब आप इसको, कैपिटल लॉस कब होता है, जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तब भी आपका क्या होता है कि आपकी वैल्यू, आपकी जो फिक्स्ड असेट्स है वो क्या हो गई, जो आपकी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू अगर क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, तब वो क्या बनता है, कैपिटल लॉस बनता है। ठीक है, इसके रीज़न हमने क्या देखे थे कि इट इज़ अ लॉस ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। मतलब इसके 3 रीज़न होते हैं, हम देख चुके हैं।
और इसके क्या रीज़न होते हैं? इट इज़ ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज़ और इकोनॉमिक रिसेशन। ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। इट इज़ मैनेज थ्रू अ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और ये भी पढ़ चुके हैं कि इट इज़ मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स्ड असेट्स। ये बात पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो डिफरेंस देख लिए। पहला डिफरेंस था एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का। दूसरा हमने डिफरेंस देख लिया कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस के बीच का क्या डिफरेंस है। राइट सर, अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टॉक एंड फ्लो। याद करो, मैंने सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने स्टार्ट में ही आपको टॉपिक लिखा दिए थे, उसमें फोर्थ टॉपिक था स्टॉक एंड फ्लो का, ठीक है। अब ये स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है? तो ये स्टॉक एंड फ्लो के जो दो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझो, ये पूरे अपने इकोनॉमिक्स में यूज़ किए जाते हैं। स्टॉक क्या होता है? अ स्टॉक इज़ अ क्वांटिटी मीजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या होता है? एक वो क्वांटिटी होती है जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या की जाती है? मीजर्ड की जाती है, ठीक है। ओके, वेल्थ, लेबर फोर्स, ये इसके मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है। एग्जांपल कई और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं भाई स्टॉक के बारे में लिखा। एक बार डेफिनेशन दोबारा से पढ़ लेते हैं। अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मीजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर किसी भी क्वांटिटी को मीजर्ड किया जाता है तो उसे हम स्टॉक बोलते हैं। मतलब मान लीजिए, अब एग्जांपल लेते हैं वेल्थ। मान लीजिए आपसे अभी पूछा जाए कि आज आपकी संपत्ति कितनी है। आपने आज कैलकुलेट किया और आपने कहा जी मेरी संपत्ति आज 1 लाख रुपए है। तो ये जो वेल्थ था, ये जो वेल्थ थी, ये आपके लिए क्या हो गया? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। क्योंकि स्टॉक जो होता है ना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही क्या किया जाता है? मीज़र किया जाता है। लेबर फोर्स, आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अचानक से आपने देखा कि आज मेरे यहाँ पर कितनी लेबर काम करने आई है, ठीक है। तो जैसे ही आपने काउंट किया तो पर्टिकुलर पॉइंट पर ही काउंट किया। जब आपको ज़रूरत थी, आपने देखा कि आज मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ लेबर आती भी है काम पे या नहीं आती है, और आपने अचानक से चेक किया कितने लोग आए हैं। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्योंकि पर्टिकुलर जैसे ही आपको हुआ कि मुझे चेक करना और आपने तुरंत उसी टाइम पर चेक कर लिया, तो यही हुआ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो क्या होता है भाई? फ्लो होता है अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मीजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होता है? स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पर क्या होता है? मीजर की जाती है, ठीक है। दोबारा से एक बार पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है? अ फ्लो इज अ क्वांटिटी, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो मीज़र की जाती है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पर, ठीक है। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन की ज़रूरत होती है। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चेक की जाती है। लाइक इनकम। अब इनकम क्या होता है? जैसे आपको पता है कि आप किसी भी कंपनी में काम करने जाते हो तो क्या होता है? आपको 1 मंथ की सैलरी देता है। भाई आपने पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो पैसे कमाए, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट मंथ में पे कर दिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या होता है? पे कर दिए गए। इसका मतलब क्या हुआ? आपने 1 महीने में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पहले काम किया, उस 1 महीने में जो पैसे कमाए वो आपको नेक्स्ट मंथ पे पे हुए। तो इसका मतलब ये जो आपकी जो इनकम हुई, ये कैसा हुआ? ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड यहाँ पर आपसे ले लिया है। इसी तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन को याद करो, पहले तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और याद करो मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था कि इन्वेस्टमेंट जब हम निकालते हैं तो एक अकाउंटिंग ईयर में, मतलब 1 साल में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसे निकालते हैं, याद आ रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमने जो टाइम पीरियड लिया था वो क्या लिया था? ईयरली, एक अकाउंटिंग ईयर लिया था पूरा। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 अप्रैल से लेकर हमने क्या लिया? 31 मार्च तक का टाइम पीरियड लिया। तो यहाँ 1 साल लिया। तो ये भी क्या हो गया? एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब इनके बीच का अगर डिफरेंस देखें तो क्या होता है? स्टॉक, भाई स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर कीवर्ड क्या हो गया? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फ्लो, फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है।
अब देखो एक चीज़ को थोड़ा याद रखो, देखो यहाँ मैं पूरा नोट्स पता है क्यों लिखता हूँ कि आप जब मेरी वीडियो देख रहे होगे ना तो आपके पास एक पूरा नोट्स है, आपको क्या लिखना है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप जब मेरी वीडियो देखो तो इसमें से पॉइंट्स निकाल के लिख लिया करो, सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जब स्टॉक और फ्लो का क्या कर रहे हो, डिफरेंस बना रहे हो, तो एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठो और बस क्या करो, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखो, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये जो की पॉइंट्स होते हैं ना इनको लिख लो। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा। एक्सप्लेन तो मैं साथ ही साथ कर ही रहा हूँ, तो मैं पूरा इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको चीज़ें जब वीडियो देखो, मेरे चीज़ों को पढ़ो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। बात समझ में आ गया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर किया करो, अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट करो, लिखो वहाँ पर कि सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई है, या आप थोड़ा अच्छा एलेबोरेट करके बताया करो और कुछ एग्जाम्पल देकर बताया करो, कुछ मतलब आपको जो फील हो रहा है, जैसा आपको मेरी वीडियो देखकर फील हुआ, आप प्लीज़ उस पर कमेंट करो, ठीक है ना। तो मुझे पता लगेगा ना कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ख़राब पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं उसको वैसे ही सुधारूँगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टॉक इज़ नॉट अ टाइम डायमेंशनल, नॉट अ टाइम डायमेंशनल, इट इज़ मीजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ओके सर। फ्लो इज़ टाइम डायमेंशनल, हमें पता है ये टाइम डायमेंशनल होता है। इट इज़ मीजर्ड पर आवर्स, पर मंथ और पर ईयर। अभी हमने पर मंथ और पर ईयर का एग्जांपल लिया था, इसका एग्जांपल था इनकम और इसका एग्जांपल था कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये भी हमने अभी पढ़ लिया। नेक्स्ट वन, स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो। स्टॉक क्या करता है, इम्पैक्ट करता है किसको, फ्लो, ठीक है। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, एक एग्जांपल लिया है कि कैसे इम्पैक्ट करता है, तो लिखा है ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई आपके पास जितना कैपिटल का स्टॉक होगा उतना ही तो आप क्या करोगे, गुड्स और सर्विसेज का क्या करोगे, फ्लो करोगे। मतलब आपके पास उतनी ही अच्छी क्या होंगी, गुड्स और सर्विसेज होंगी, और जितने आपके पास गुड्स और सर्विसेज होंगे आप उतना ही तो क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे और लोगों को, ठीक है। भाई आपके पास पैसा था, आपने चीज़ें बनाई, आपने चीज़ें बनाकर रखी, तभी तो आप सामान को बेच पाओगे, फ्लो कर पाओगे गुड्स का, सर्विसेज आप प्रोवाइड करा पाओगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या आप गुड्स तैयार कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो क्या आप उन्हें बेच पाओगे, नहीं बेच पाएंगे। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप टैक्सी का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप टैक्सी खरीदोगे, टैक्सी के बाद उसमें ड्राइवर रखोगे, ठीक है, फिर जाके आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करोगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो, टैक्सी की सर्विस आप प्रोवाइड करा पाओगे, नहीं करा पाएंगे। सेम एज जैसे स्टॉक किसको इम्पैक्ट कर रहा था, फ्लो को, सेम एज फ्लो भी इम्पैक्ट करता है स्टॉक को। तो एक एग्जाम्पल लिया, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। आपके पास जितनी इनकम होगी उतना ही आपके पास क्या होगा, वेल्थ होगा। सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो आपके पास ज़्यादा संपत्ति होगी, आप पैसे कम कमाओगे तो आपकी संपत्ति भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर हमने देखा स्टॉक अगर फ्लो को इम्पैक्ट करता है तो फ्लो भी स्टॉक को इम्पैक्ट करती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब ये जो सेक्टर हैं इनको थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये पूरे हमारी इकोनॉमी के अंदर चार के चार सेक्टर होते हैं और ये चारों के चारों सेक्टर ना बार बार आते ही रहते हैं। फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कौन से होते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कंज्यूमर होते हैं किसके, गुड्स और सर्विसेज के। जो भी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उनको खरीदने का काम ये करते हैं। कंपनी ने मान लीजिए कोई सामान बनाया, उसे खरीदेंगे कौन, ये हाउस होल्ड सेक्टर। कंपनी ने कोई अगर सर्विस प्रोवाइड की तो ये उस सर्विस को लेते हैं। लाइक जैसे फ़ोन में एयरटेल है तो एयरटेल की सर्विस कौन लेता है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, यही क्या लेते हैं, सर्विस लेते हैं। ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये क्या होते हैं, ओनर भी होते हैं। अब ये ओनर किस चीज़ के होंगे, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो याद करो 4 ही फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, और साथ में एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
अब यहाँ पर आपने देखा होगा तो ये इसके ओनर होते हैं। भाई लैंड का ओनर कोई भी व्यक्ति होगा। लेबर, आपको पता है व्यक्ति जो होते हैं वो लेबर होते हैं, वही तो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। कैपिटल, आप बताओ कोई भी अगर आप कोई भी नई कंपनी लगाओगे तो पैसे किसी ना किसी से तो उधार लेकर आओगे, और वो पैसा होता किसका है? किसी ना किसी व्यक्ति का होता है। बैंक भी जो लोन में पैसा देता है वो पैसा कौन सा होता है? जो लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं उसी पैसे को तो वो लोन में आगे देती है। तो वो जो पैसे था उसका भी तो ओनर कोई ना कोई हाउस होल्ड ही था। एंटरप्रेन्योर, आप अपने कंपनी को चलाने के लिए जो लोग रखते हो वो भी तो कोई ना कोई हाउस होल्ड ही होता है, ठीक है। और आप याद करो यहाँ पर आपने ये भी पढ़ा होगा कि लैंड के बदले में हम क्या देते हैं? रेंट। लेबर के बदले में हम लोग क्या देते हैं? तो वेजेस या सैलरी, ठीक है। कैपिटल के बदले में क्या देते हैं? तो सर कैपिटल के बदले में हम देते हैं इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या देते हैं? प्रॉफिट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला सेक्टर इकोनॉमी का होता है हाउस होल्ड सेक्टर, और ये सेक्टर दो काम करता है। पहला, ये गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने का काम करता है। सारी सर्विसेज, सारे गुड्स को खरीदने वाला ये व्यक्ति है। और दूसरा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर ये है। ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनके ओनर ये होते हैं। और ये चारों चीज़ें जो होती हैं किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, किसी भी गुड्स का अगर आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन कर रहे हो, तो जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है वो ये चारों चीज़ें क्या करती है? इस हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करती है? हायर करती है, उनसे लेती है कि भाई आप मुझे ये चीज़ें दीजिए और बदले में मैं आपको क्या करूँगा? पेमेंट करूँगा। तो जो बदले में पेमेंट की जाती है उसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ कि भाई देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये चार चीज़ थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चारों के ओनर कौन था? हाउस होल्ड। इसने प्रोडक्शन करने वाली कंपनी को क्या दिया? पहले ये सारा चीज़ प्रोवाइड कराई, ठीक है। बदले में प्रोडक्शन करने वाली कंपनी इनको क्या करती है? पेमेंट। उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट, ठीक है। तब प्रोडक्शन करने वाली कंपनी के लिए वो जो पेमेंट होती है वो पेमेंट कहलाती है फैक्टर पेमेंट, ठीक है। वो पेमेंट क्या कहलाती है? फैक्टर पेमेंट। तो हाउस होल्ड के लिए वही पेमेंट क्या कहलाती है? हाउस होल्ड के लिए वही पेमेंट क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम कहलाती है। क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम। ये चीज़ को थोड़ा याद रखना कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में जो प्रोडक्शन कंपनी देगी किसको? हाउस होल्ड को, वो उसके लिए, प्रोडक्शन वाली कंपनी के लिए होता है फैक्टर पेमेंट। तो हाउस होल्ड वाली कंपनी के लिए वो क्या होता है? फैक्टर इनकम होता है। अब यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई होगी कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है। तो अब आते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है? ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी। जितना भी गुड्स और सर्विसेज को ये प्रोड्यूस करते हैं वो यही प्रोड्यूसर सेक्टर होते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर ही हर गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म हायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं? हायर करते हैं। किसके लिए हायर करते हैं? गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन करने के लिए इन चीज़ों को हायर करते हैं। भाई किसी भी गुड्स को अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको लैंड की भी ज़रूरत है, लेबर की भी ज़रूरत है, कैपिटल की भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ में एंटरप्रेन्योर की भी ज़रूरत है। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है कि भाई ये क्या करते हैं? इट इंक्लूड्स, भाई गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी और गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। मतलब अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूँ कि गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी का मतलब क्या होता है? वेलफेयर में ये क्या करती है? ये खुद कंज्यूमर भी है। याद करो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी का मतलब वेलफेयर का भी काम करेगी। वेलफेयर में क्या? ये वेलफेयर के अकॉर्डिंग ये कंज्यूमर का काम करती है, ठीक है। यानी कि ये प्रोडक्शन यूनिट से सामान खरीदेगी, ठीक है, और फिर वेलफेयर के नाम पर जितने भी पुअर पीपल्स होते हैं उनको चीज़ प्रोवाइड करती है सब्सिडी रेट पर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने क्या किया? सामान खरीदा किसानों से, गेहूं, चावल, दाल वगैरह खरीद ली, ठीक है। तो ये क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए, क्योंकि ये सामान परचेज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। फिर ये क्या करेंगे? वही सामान सब्सिडी रेट पर
पुअर लोगों को भेजेंगे। राशन की दुकान के थ्रू क्या करते हैं, ये लोग बेचते हैं। कोरोना में आपने क्या देखा, कितना सारा राशन फ्री में बंट रहा था। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, एक क्या काम किया, वेलफेयर का काम किया। फिर दूसरा क्या होता है, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं। तो ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम यही करते हैं। तो गवर्नमेंट का जो होता है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो एक तरीके से कंज्यूमर भी होती है, और गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी होती है। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर कैसे होती है, तो गवर्नमेंट खुद का प्रोडक्शन भी करती है। आपने देखा कितनी सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो खुद का प्रोडक्शन भी करती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या आती हैं, गवर्नमेंट आती हैं। गवर्नमेंट क्या काम करती है, वो एज अ वेलफेयर एजेंसी के रूप में काम करती है, जिसमें वो कंज्यूमर भी होती है और वो प्रोड्यूसर के रूप में भी काम करती है। एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब होता है जब दो कंट्री के बीच में, ये तो था, देखो यहाँ देख लेता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा था, हाउस होल्ड सेक्टर को पढ़ा था, ठीक है, फिर हमने प्रोड्यूसर सेक्टर को पढ़ा था, और फिर हमने गवर्नमेंट सेक्टर को पढ़ा था। ये किसके पार्ट होते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी के। जब मैं आगे पढ़ाऊँगा एग्रीगेट डिमांड तब बताऊँगा। और जब इसमें से एच, पी, जी और साथ में क्या आ गया, ई, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर, तो ये हो जाती है ओपन इकोनॉमी। क्या हो जाती है, ओपन इकोनॉमी। क्या मतलब हुआ भाई, एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या हुआ, अब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने लगे, अन्य कंट्री के साथ में क्या कर रहे हो, जो अदर कंट्रीज है उनके साथ में आप बिजनेस व्यापार करने लग रहे हो, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पहला भाई, गुड्स का क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट भी कर रहे हो और इंपोर्ट भी कर रहे हो। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, यहाँ सर्विसेज भी लिख सकते हो, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर रहे हो, और साथ ही साथ में कैपिटल का भी फ्लो हो रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री से पहली कंट्री में, इस तरीके से फ्लो भी चल रहा है, ठीक है। तो यही क्या होता है, जब दो कंट्री, जब कोई भी कंट्री किसी अन्य कंट्री के साथ में बिजनेस व्यापार करने लगती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं। तो ये होते हैं टोटल 4 सेक्टर, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कैसा लगा है, ठीक है, और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।